नमस्कार। साहित्य तक के साप्ताहिक कार्यक्रम बातें मुलाकातें में आज गणतंत्र दिवस की इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव में पड़ रहे इस गणतंत्र दिवस की एक अपनी अहमियत। यह हमारे दौर में, हमारे समय में, हमारे लोकतंत्र में नागरिक आजादी, नागरिक अधिकार और मानवाधिकारों के उत्सव का पर्व है। और इसीलिए इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अतिथि के तौर पर प्रख्यात कथाकार शिवमूर्ति जी। शिवमूर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, मुझे भी बड़ी खुशी है आपके साथ जुड़कर। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शिवमूर्ति जी को आज के दिन बुलाने की अपनी अहमियत। यह गणतंत्र का उत्सव है। गणतंत्र जो गण से बना हुआ तंत्र है। शिवमूर्ति जी अपनी कहानियों, अपने उपन्यासों, अपने कथाओं और अपने चरित्रों में जिनको वो सर्जते हैं, वे उस समाज, उस गांव, उस परिवेश, उस लोकतंत्र, उस अधिकार की बात करते हैं और उस शोषण को उजागर करते हैं जिससे हमारे समाज की बुराइयां जिनमें साफ साफ दिखती हैं। साथ ही मानवता की ललक, मानव जीवन की ललक, मानव संघर्ष की ललक भी दिखता है इनके किस्सों में, इनकी कहानियों में। गांव का खेत, खेतीहर मजदूर, हाशिए और विस्थापन का समाज, साथ ही सामंती व्यवस्था का जो विद्रूप चेहरा है वह भी उजागर होता है। शिवमूर्ति जी जिस समय लिखना शुरू किए और जिस तरह से वो हमारे समाज में आए, कथा जगत में स्थापित किए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा एतराज है इनके लेखन पर। बहुत सारे लोगों को इस बात पर भी एतराज है कि शिवमूर्ति इतना कम लिख के भी इतना चर्चित और इतना प्रतिष्ठित कैसे हो गए। मैं बताऊं कि आपकी कई रचनाओं पर फिल्में बन चुकी हैं। कसाईबाड़ा, अकाल दंड, तिरिया चरित्र, केसर कस्तूरी, कुत्थी का कानून, इस तरह की कहानियों से आपने दलित समाज खासकर और उसमें भी महिलाओं की, कमजोर तबके की, शोषित तबके की बात की। वर्ग, जाति आपके यहाँ सिर्फ दो ही हैं, या तो शोषक है या तो शोषित है। यह अलग बात है कि बहुत सारे लोग उसमें यह समझते हैं कि शिवमूर्ति जी की रचनाओं में दलित चेहरे दिखते हैं, लेकिन अगर दलित चेहरे दिखते हैं या शोषित समाज दिखता है तो इस समाज के, इस लोकतंत्र के, इस देश के सक्षम तबके को यह सोचने और समझने की बात है कि गणतंत्र और आजादी के अमृत महोत्सव में भी वह समाज कितना बदला और किस रूप से आज भी वह अपने हक की बात करता है। और जब हक की बात करता है तो जो सक्षम तबका है या जो सवर्ण तबका है या जो समर्थ तबका है वह एतराज जताता है। तो मानवीय मूल्यों, मानवीय आस्थाओं के कथाकार शिवमूर्ति जी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शिवमूर्ति जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कुरंग गांव में 12 मार्च 1950 को हुआ था। आपका परिवार कृषक परिवार था, इसलिए आपको खेतीहर मजदूरों की, खेती की, किसानों की, कृषि की, शोषण की, उस व्यवस्था की, गांव की, बुराई की, अच्छाई की, सभी चीजों की जो जानकारी है वह एक अलग तरह से है। आज हम इस चर्चा में बहुत सारी बातें करेंगे। त्रिशूल की बात करेंगे, तर्पण, आखिरी छलांग जैसे आपके उपन्यासों की बात करेंगे और यह बात भी करेंगे कि आपकी रचनाओं पर फिल्में भी बनी, देश भर में चर्चित हुई, दुनिया भर में नाटक खेले गए। खास बात यह कि शिवमूर्ति जी को इसी 31 जनवरी को हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठित पुरस्कार श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को सम्मान मिलेगा, उसी लखनऊ में जहां श्रीलाल शुक्ल जी की जो धरती रही है। इसके अलावा शिवमूर्ति जी हंस, कथाक्रम, अवध भारती, सृजन और लमही सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। ये सारे साहित्य जगत के बेहद सम्मानित पुरस्कार हैं जिनका चयन किसी कारपोरेट घराने या सरकारी संस्थाओं की जगह वे लोग करते हैं जो साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं, जो संपादक रहे हैं, जो लेखक रहे हैं, जो कथाकार रहे हैं, वो लोग करते हैं। इसलिए भी शिवमूर्ति जी का हमारे कार्यक्रम में होने का अपना अर्थ है। शिवमूर्ति जी, मैं आपको
शुरुआत करूंगा। हमारे इस कार्यक्रम का जो स्वरूप है, एक तरह से हम कोशिश करते हैं कि हमारे वरिष्ठ रचनाकारों की का जीवन वृत्त पूरा का पूरा डिजिटल तौर पे हमारे दर्शकों के सामने आ जाए। तो मैं आपको आपके गांव, जहां की मैंने बात की कुरंग गांव की तरफ, जहां आपका जन्म हुआ, वहां से शुरू करूंगा। फिर आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका परिवार और आप शब्दों की दुनिया में कैसे आ गए, इसकी जानकारी लूंगा। तो चलें शुरू करें। जी जी बिल्कुल। मेरा बचपन ही तो निधि है, उसी को भजा भजा करके सारे लेखक कलमी प्राप्त करते हैं लेखन की। तो क्योंकि बचपन की स्मृतियां ही वह अस्थाई निधि होती हैं जिन पे किसी भी लेखक के लेखन की मीनार खड़ी होती है। बचपन की स्लेट दिमाग की इतनी स्पष्ट होती है कि सब कुछ उस पर प्रिंट होता चला जाता है। आज कल हमने क्या खाया था ये बताना इस उम्र में शायद संभव न हो, लेकिन 7 साल की उम्र में मेरी एक दादी थी, उनके यहाँ मटर की दाल बनी थी और जो दोपहर में बनी, और 4 बजते बजते जब मैं स्कूल से आया तो वो कटोरे में गाढ़ी हो गई थी, मतलब उसमें पानी नहीं था और हलवा हो गई थी। और उसको जब उंगली से चाट चाट कर खाया तो वह स्वाद अभी तक है। जब सोचता हूं तो उस मटर की दाल की महक आ जाती है और स्वाद आ जाता है। तो इसलिए बचपन ही तो वो जगह है जहां से हर चीज शुरू होती है। तो वहीं से लेखन भी शुरू होता है, जिंदगी भी शुरू होती है, स्वाद भी शुरू होता है, देखना भी, बोलना भी, आवाज भी, स्पर्श भी। मेरा बचपन जैसे उत्तर प्रदेश के बाकी सारे गांव हैं उसी तरह के एक सामान्य से गांव में हुआ, बचपन बीता। मेरा जन्म हुआ वहां, और जैसे बाकी लोग स्कूल गए अपने सीनियर्स के साथ, जो दर्जा 2 में हो गया वो सीनियर हो गया, तो हाथ पकड़ करके पड़ोसी ले गए, मैं भी चला गया। बचपन में याद करने वाली बात यह है कि हमारे एक गुरुदेव थे, संक्षेप में ही बातें कही जाएंगी ताकि सब हट जाए। उनका नाम था पंडित देवमणि मिश्र। वो रामायण की, महाभारत की कथाएं सुनाते थे, और बेंजो खरीदा था तो शाम को 4 बजे के बाद संगीत का कार्यक्रम करते थे। आप सोचिए, प्राइमरी के बच्चों के साथ जी। तो उन्होंने जो रामायण की कथाएं सुनाई, जैसे बाल सुग्रीव की लड़ाई, जिस तरह उन्होंने बताया चाक्षुष ढंग से, तो हमें लगा कि अभी ये जो स्कूल के सामने भीटा है, इसी भीटे पर बाल सुग्रीव इस वक्त भी लड़ रहे हैं, और हम लोग चाहें तो उनको देख सकते हैं। वाह। तो इस तरह वहां एक सागर था जिसमें वो कपड़ा उपड़ा धोने जाते थे, दोपहर में नहाने जाते थे, हम सब बच्चे भी चले जाते थे लंच के टाइम में, इंटरवल में। तो जो तालाब के अंदर राक्षस के होने की, राजकुमारी को अंदर खींच ले जाने की कथाएं होती थी, तो लगता था कि यही वो तालाब है, और अगर अभी इसमें डुबकी लगा के आंख खोल के देखा जाए तो हो सकता है उस राक्षस का महल दिखाई पड़ जाए। इस तरह के वो गुरुदेव थे। इतना उन्होंने अच्छे ढंग से हिंदी पढ़ाई, गणित पढ़ाई। गणित में उस समय दर्जा 5 में फील्ड बुक भी थी, ग्राफ भी था, ऐकिक नियम था, प्रतिशत सा, लाभ हानि था, काम और समय था, ये सारी चीजें प्राइमरी में थी। और वो उन्होंने इस ढंग से पढ़ा दिया, दूर दूर बैठा करके, कि कोई किसी से पूछना, आवाज से भी पूछना चाहे तो सुनाई न पड़े। और खेतों के बीच में स्कूल था, तो दूर बैठा के एग्जाम लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस तरह उन्होंने कर दिया था हम लोगों को, जितना प्राइमरी स्कूल में पढ़ा दिया गया। पंडित देवमणि मिश्र थे, और एक और पंडित जी थे, वो सोनारी गांव से आते थे। देखिए अब तुरंत उनका नाम भूला जा रहा है। वो भी बहुत पढ़ाते थे, पैदल चलकर आते थे। एक और गुरु जी थे, वो पैदल चलकर 6 मील से आते थे। मतलब उस जमाने में साइकिल किसी के पास नहीं थी। ये मैं बता रहा हूँ दर्जा
मैं 57 में स्कूल गया, 57, 58, 59, 60, किसी अध्यापक के पास, बाद में जब हेडमास्टर बन गए पंडित देवमन मिश्र तो उन्होंने साइकिल खरीदा। सब दूर दूर से पैदल आते थे और बच्चे भी पैदल आते थे। हमारी पहले की पीढ़ी तो हमारे घर से जो आज किलोमीटर में है 11 किलोमीटर, वहां भादर हमारे गांव के बच्चे पढ़ने जाते थे। और जो छोटा बच्चा सबसे होता था वो तो घर से निकलने से स्कूल पहुंचने तक उसको दौड़ते ही रहना पड़ता था, क्योंकि आगे वाले बच्चे तेज तेज चले जाते थे। तो रोज की मतलब जो 7 साल का बच्चा वो दौड़ते दौड़ते 11 किलोमीटर जाता था और दौड़ते दौड़ते 11 किलोमीटर आता था। आज इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो इस तरह की परिस्थिति में मैं भी पैदा हुआ था। इसलिए बाद में लोग पूछते हैं कि आपको बचपन में बहुत संकट झेलना पड़ा, ये करना पड़ा। कोई संकट का शब्द बाद में सुनाई दिया। पढ़ने लिखने के बाद जब तुलना होने लगी कि वो लोगों के पास पक्का घर होता है, बिजली होती है, पंखा होता है, तब समझ में आया कि हम लोगों के यहाँ तो बिजली भी नहीं देखा था, पंखा भी नहीं देखा था, गांव में ही बिजली नहीं थी, लेकिन तो भी नहीं लगता था कि कुछ कम है। तो इस तरह से बीता। एक दूसरी बात जी, मैं ये जानना पाए, यहाँ से एक सवाल शुरू होता है कि आपके परिवार में पढ़ाई का महत्व किसको पता था, मतलब दादी को या माता पिताजी को? ये अच्छा सवाल किया आप, बीच बीच में टोक करके पूछते रहिएगा, नहीं तो मैं जिधर बहूंगा बहता ही चला जाऊंगा। नहीं, कोई। मेरे परिवार में मेरे पिताजी गुजरात में चहारम तक, दर्जा 4 तक पढ़े थे। फिर ऐसा हुआ कि उनको गांव लौट आना पड़ा। मेरे बाबा वहां रेलवे में थे, तो पिताजी 2 भाई थे, तो जो छोटे भाई थे उनको वहां पढ़ाने के लिए ले गए। लेकिन वहां ऐसा संयोग हुआ कि एक रिश्ते की ही और लेडी थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और उनको इन्होंने शरण दिया और बाद में वो हमारी दूसरी दादी बन गई, जिसकी वजह से पिताजी उन्होंने चाहा कि अब ये चले जाएं। तो उनकी बात सही हो गई। लोग कहते हैं बुढ़ापे में जो लोग शादी करते हैं उनकी पत्नियां उन पर पूरी तरह हावी रहती हैं, तो मेरे बाबा के साथ भी हो सकता है ऐसा ही रहा हो। तो वो हमारे पिताजी को गांव भेजने में सफल हो गई। दर्जा 4 का झोला लेकर के वो गांव चले आए। तो उस समय वहां गुजरात में अमरनेर में थे। अमरनेर में पढ़ते हुए वो कहते हैं कि मैं तीनों टाइम सिनेमा देखता था। तब 300 चलते थे किसी पड़ोसी से। और एक क्या नाम था उसका, अंग्रेज लड़का था, इनका क्लास फेलो, उसके साथ वो पिंग पांग खेलते थे, बताते थे। तो मैं जानता नहीं था पिंग पांग क्या, गांव में मैं पैदा हुआ, गुल्ली डंडा ही जान सकता था। तो पिंग पांग तो उन्होंने कहा जिसको आजकल टेबल टेनिस कहते हैं, उसको पहले पिंग पांग कहते थे। तो मैं वो खेलता था और टाई लगा के स्कूल जाता था। और फिर कहा कि वहां से जैसे किसी देवता स्वर्गलोक से कोई गलती कर दे तो निष्कासन मृत्यु लोक में हो जाता है, चला आता है आदमी, उसी तरह मैं यहाँ गांव के मृत्यु लोक में चला आया। यद्यपि मैंने कोई गलती नहीं किया तो भी निष्कासित कर दिया गया। तो उनको पढ़ने का महत्व मालूम था। अगर वो हमको स्ट्रिक्ट न होते तो मैं स्कूल न जाता। मैं स्कूल जाता था तो दौड़ पड़ता था। नानी का घर हमारे यहाँ से करीब 3 किलोमीटर था, तो मैं खेत होते होते नानी के घर चला जाता था। लेकिन जब उनको पता चलता था और वो पकड़ते थे तो मारते हुए स्कूल तक ले आते थे। तो इस तरह उनकी वजह से उनका यह रोल रहा कि मैं स्कूल जाने लगा और पढ़ने लगा। बाद में जब मैं लाइन पर आ गया तो वो खुद घर छोड़कर चले गए साधु होकर के, लेकिन तब तक वो मुझे लाइन पर लगा चुके थे। जी सर, तो आप कह रहे थे कि पिताजी अगर पढ़ाई का महत्व, मतलब अभी वहां जहां आप हमारा नेटवर्क खत्म हुआ था वहीं से शुरू करना है आपको। तो पिताजी अगर मैं नानी के यहाँ भाग जाता था और उन्हें पता चलता था तो वो छड़ी लेकर, डंडा लेकर नानी के घर जाते थे। और जैसे ही मैं उनको देखता था कि इधर से आ रहे हैं तो मैं दूसरी दिशा से भागता था। रास्ते में पकड़ में मैं आ जाता था तो पूरी धुनाई करते थे और कभी कभी कच्ची गीली कर देते थे मेरी। तो इस वजह से फिर मैं पढ़ने में लग गया, पढ़ने की ओर मेरा झुकाव हो गया। और जब मेरा झुकाव हो गया, मैं लाइन पर आ गया, तो वो घर छोड़ करके, जब मैं दर्जा 7 में था तो साधु होकर घर छोड़कर मेरे भरोसे चले गए और कहा कि अभिमन्यु 14 साल का था तो उसने चक्रव्यूह तोड़ दिया था, बेटा तुम 13 साल के हो गए हो, अगले साल 14 की तुम भी हो जाओगे। तो अब मैं थोड़ा अपना परलोक सुधारूं और तुम अपना इहलोक देखो।
तो ये शिक्षा की तरफ मुड़ने का किस्सा था। जी, तो आपकी दादी उस समय थी या नहीं, और माता जी थी कि नहीं? माता जी थी और दूसरी वाली दादी थी। पहली वाली दादी तो जल्दी देहांत हो गया था, मैं छोटा था, मैं दर्जा 1 में पढ़ता रहा हूँगा, तो पहली वाली दादी, बड़ी दादी का देहांत हो गया, और दूसरी दादी मैं 4-5 में था उस समय उनका देहांत हुआ। तो जो लोग ये कहते हैं कि शिवमूर्ति जी के लेखन में गांव का शोषण दिखाई देता है, वह शोषण आपके जीवन में नहीं था, आप बता रहे हैं, कम से कम अभी तक नहीं आया है। जो आपने जितना बताया उसमें कहीं कोई शोषण जैसी कोई बात नहीं थी। एक गांव की व्यवस्था थी। गांव में उस समय जो स्कूल थे वो स्कूल थे, पंडित जी लोग पढ़ा रहे थे, मास्टर साहब लोग, और मास्टर साहब लोग सारी चीजें पढ़ा रहे थे, और कल्पनाशीलता आपकी जस की तस थी। तो आपको इस समाज के जो जिस बात, सब तबके की बात बार बार की जाती है कि शिवमूर्ति जी के लेखन में एकदम दलित तबका, शोषित तबका, मजदूर तबका, सर्वहारा वर्ग और स्त्री भी आपके लेखन में जो मौजूद है वो या तो शोषण की शिकार है या उसका विरोध कर रही है, संघर्ष कर रही है। तो यह दृष्टि आपके पास कहां से आई? और अभी तक आपने केवल दर्जा 7 तक की बात बताई है, उसके बाद आगे का मैं चाहूंगा कि स्कूली जीवन, विद्यालय का जीवन और वहां के अनुभवों के बाद आप कल्पनाशीलता को बता चुके हैं, लेकिन आपका सृजन कर्म विधिवत कब शुरू हुआ? कब आपको लगा कि मुझे लिखना चाहिए? और इस समाज की जो आपको दृष्टि, जिसको आपने सृजन किया, वह दृष्टि कहां से आई? कब आपको लगा कि नहीं, हम लेखन ही हमको उस जगह पहुंचा सकता है जो मैं चाहता हूं? जिस समाज की परिकल्पना हम लोगों ने की है या हमारे संविधान के निर्माताओं ने की है, उस समाज की बात की जानी चाहिए, बार बार की जानी चाहिए, ताकि वह समाज उपस्थित हो सके हमारे सामने। वास्तव में ऐसा था कि मेरा परिवार बगल वाले जिले से इस जिले में आया था 1920 में। 100 साल हो रहे हैं मेरे माइग्रेशन को इस जिले में, इस जगह पर, इस गांव में। जब आया था तो कुछ उस समय के जमींदार लोग थे, उनके पैट्रोनेज से आया था, उनके कुछ स्वार्थ थे, उनका हल हुआ था तो आया था। उसकी अलग कहानी है, मैंने अपने सृजन का रसायन करके मेरी एक किताब राजकमल से आई है, तो उसमें मैंने विस्तार से लिखा है। फिर जमींदारी टूटी, तो उसके पहले जमींदार ने कहा था कि जितना दूर तक, जैसे टॉलस्टॉय की कहानी है कि जितनी दूर तक आप मेड़ बांध सकते हो बांध लो, वो सब तुम्हारा हो जाएगा। तो उसी तरह से हमारे घर के सामने सारा अवसर पड़ा हुआ था तो बांध लिया गया, और भी जगह जगह ले लिए गए। लेकिन जब जमींदारी टूटी तो ये हो रहा था कि वही जोत किसी के भी पास रहेगी जो खुद काश्त है, खुद जितना जोतता है। जो पुतऊ है यानी लगान पे दे दिया गया और सब हुआ, वो नहीं मानी जाएगी। तो फिर जमींदार के उत्तराधिकारियों को ये लगा कि अब हमने जो दिया है उस पर अपना कब्जा दिखा दें। तो हमारे द्वारा जो, हमारे पिताजी द्वारा जो जमीन जोती बोई जा रही थी, उस पर वो लोग आए, उन्होंने बड़े बड़े पेड़ खोद के लाए जो 5 साल 6 साल पुराने दिखाई दे, ताकि 6 साल पुराना कब्जा, वो पेड़ बताए कि 6 साल पुराना है तो 6 साल पुराना कब्जा साबित हो जाए और खेत मिल जाए। इस वजह से जमींदारी एवोल्यूशन होते ही, यानी सन 52 के तुरंत बाद 53-54 में मेरे यहाँ मुकदमा शुरू हो गया, उन्हीं लोगों से जिनसे हमारे अच्छे संबंध थे। गांव में पहले होते थे कि कौन किसके आदमी है, तो हम उनके आदमी थे, उनकी जगह जमीन में बसे हुए थे, हम माने मेरा परिवार। फिर उनके अपने लाले पड़ गए तो अब वो बदल गए। फिर उनसे लड़ाई चली, मुकदमेबाजी, और अच्छी चली। ज्यादातर लोग तो नहीं लड़े, गांव के बहुत सारे लोगों के खेत चले गए, लेकिन मेरे पिताजी लड़े, क्योंकि थोड़ा पढ़े लिखे भी थे, और हमारे बड़े पिताजी बाहर रहते थे अहमदाबाद में, तो उनका सपोर्ट भी था पैसे का, तो इसलिए वो लड़े और काफी अंश तक जीते। और उसमें वो सब चीज लिखा है मैंने सृजन के रसायन में। तो इसकी वजह से मुझे वकील की, जैसे जो हमारे लेखपाल थे, एक लेखपाल, तो उनके यहाँ जाते थे जुगत पूछने, तरीका पूछने कि कैसे क्या करें। तो बाहर से वो
जमींदार की ओर थे, क्योंकि जमींदार की ओर उनको रहना ही था, नहीं तो गांव में रहते कैसे। लेकिन अंदर से वो मदद करते थे। तो उनके बेटे से कलम बनवा कर सेठे वाली हमको लाते थे कि देखो इससे लिखो। वो लेखपाल साहब का बेटा इसी से लिखता है। उनका नाम था बिपिन, उनके बेटे का। हमसे 4 दर्जा आगे थे, तो उनसे कलम बनवा के ले आते थे। तो मुझे मुकदमा लड़ने का हमारे परिवार में आ गया, तो इस पृष्ठभूमि की जानकारी हो गई। गांव में और कुछ लोग थे तो उससे जानकारी हो गई। मेरे मामा थे तो उनके यहाँ भी इसी तरह के झगड़े झंझट रहते थे, मैं कभी जाता था तो उससे जानकारी हो गई। मेरा गांव लगभग मुस्लिम मेरे गांव में नहीं है, बाकी लगभग हर जातियां हैं, ठाकुर भी हैं, कुछ ब्राह्मण भी हैं और यादव भी हैं, दलित भी हैं। तो इस तरह से एक मिला जुला गांव है। तो पूरी जो सामाजिक संरचना आज के गांव की है उसका उदाहरण देखने को मिलता है। बहुत उदार लोग भी थे गांव में, उनसे ही मतलब नहीं था कि किस जात के हैं। जैसे एक ठाकुर साहब से लड़ाई चल रही थी तो दूसरे ठाकुर साहब मदद करते थे। कालांतर में 20 साल बाद इन ठाकुर साहब से फिर मुकदमेबाजी हुई तो वो मदद करने लगे, क्योंकि हम लोगों का मुकदमा खत्म हो चुका था। ऐसा भी हुआ कि मुकदमे के दौरान जो ठाकुर साहब पहले मुकदमा लड़ते थे जमींदारी के, उनकी माता जी बूढ़ी झुकी कमर लेके एक दिन चबैना भुजाने जा रही थी, भार के पास बुझा के आ रही थी। मैं उधर से जा रहा था तो उन्होंने बुलाया कि तुम उनके बेटे हो? तुम? हमने कहा अच्छा सुन सुन। तो 2 मुट्ठी चबैना मेरी जेब में डाल दिया और कुछ जेब से निकाल के कुछ 4-6 रुपए या कुछ हो गए, कुछ खरीद लेना। ये जो मिला जुला मामला है, आप ये नहीं कह सकते कि इस बिरादरी या इस क्षेत्र के या इस गांव के लोग केवल नंगा हैं या केवल अच्छे हैं या केवल बुरे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह हर समाज में मदद करने वाले भी हैं और टांग खींचने वाले भी हैं। अब जैसे हम अपने प्राइमरी के मास्टर साहब को याद करते हैं, बहुत अच्छे थे। एक आध उसी में ऐसे भी लोग थे उसी बिरादरी में जो बहुत नामी थे कि अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ते थे। तो इस तरह का मिला जुला कल्चर हमारे गांव का था। तो मुझे ये सब देखने का मौका मिला। और दूसरा मौका इसलिए मिल गया कि पिताजी जब सब मुकदमेबाजी खत्म हो गई उनसे, तो पिताजी ने कहा तो मेरे पास कोई काम नहीं है, बड़े पिताजी बाहर से रुपया भेज ही रहे हैं और तुम अपना घर संभालो, खेती बाड़ी ज्यादा नहीं जो भी 4-6 बीघे थी कि तुम इसको देखो, अब मैं थोड़ा भगवान की तरफ जाऊंगा। तो भगवान की तरफ चले गए। तो इस वजह से भी मुझे खेती बाड़ी में और लोगों के संपर्क में ज्यादा आने का, मतलब जो किसी बच्चे पे 20 साल में भार पड़ता है वो मेरे ऊपर 14 साल में पड़ गया। तो खुद अपना ही हल जोतना, खुद अपना ही किसमें कितना बीज पड़ेगा, धान सिंचाई सारा कुछ हो गया। तो इस वजह से लिखना कब शुरू किया आपने? लिखना कब और कैसे शुरू किया? और गांव से कुरंग से अभी लखनऊ में गोमती नगर में यहाँ की यात्रा कैसे हुई? लिखना शुरू किया। लिखना तो देखिए, मेरी पहली कहानी युवक मासिक था, आगरा से छपता था, मासिक पत्रिका थी, उसमें छप गई थी 68 में, जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, 11वां पास किया था, तब छप चुकी थी। 3-4 महीना पहले मैंने भेजा होगा। और दूसरी कहाँ पढ़ रहे थे? किस जगह इंटर? इंटर मैंने किया था सुल्तानपुर शहर में, महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज है, वहां पढ़ रहा था। तो वहां से मैंने इंटर किया साइंस साइड से। और उसी समय मैंने कहानी लिखी। तो 2 कहानियां छपी सन 68 में। एक वातायन डागा बिल्डिंग बीकानेर से निकलती थी, हरीश भादानी उसके संपादक थे। उस कहानी का नाम था पान फूल। और दूसरी कहानी का नाम था मुझे जीना है। ये जो शीर्षक मुझे जीना है, ये कहाँ से आया होगा? हो सकता है कुछ मानसिक स्थिति ऐसी रही हो कि मुझे लड़ना है, संघर्ष करना है, जिंदा रहना, हार नहीं माननी है, जो भी रहा। तो पढ़ते पढ़ते लिखना सीखा। मेरे यहाँ मेरे एक मित्र थे शिवनारायण दुबे, सामने वाले गांव में। उनके बड़े भैया ऑयल कंपनी में थे जहां वो ड्रिलिंग होती है। तो वहां से वो लाते थे जासूसी उपन्यास और कुछ सामाजिक उपन्यास। तो वो पढ़ते थे। तो फिर मैं उनके यहाँ रात में पढ़ने जाता था। तो हम पहले हमसे 1 दर्जा आगे थे, उनका 1 साल बिगड़ गया था, तो हमारी क्लास में आ गए थे। तो हम शाम को खा पी कर उनके यहाँ जाते थे।
उन्हीं के यहाँ सोते थे, वहीं रात भर पढ़ते थे और सवेरे घर चले आते थे। तो उनके यहाँ से वो किताबें मिलने लगी, दुबे जी के यहाँ से। तो कुछ उससे रुचि बढ़ी। कुछ पिताजी बचपन में ही रामायण रामचरितमानस का पाठ करते थे, तो उससे किस्से में, अब जैसे उसमें भानु प्रताप की कहानी, राजा भानु प्रताप की कहानी है और तमाम कहानियां हैं, काकभूषण गरुड़ संवाद उत्तर कांड में है, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे संदर्भ हैं, तो वह सब किस्सा के फार में ही ज्यादातर रहते थे। हनुमान ने इतनी लंबी छलांग लगाई तो सोचा जाता था कि कैसे लगा सकते हैं, क्या आज हम लोग छलांग लगा सकते हैं इतनी लंबी। और एक बार मैं छाता लेके कूद गया था नीम के पेड़ से, तो पैर टूटते टूटते बचा, इसलिए कि गजहर वहां पुआल की गजहर थी, नहीं तो मुश्किल हो जाता। तो इस तरह धीरे धीरे मुझे लगता है कल्पना शक्ति इन्हीं सब चीजों से आई होगी जो कलम पकड़ने। तो एक तरफ रामचरितमानस था जो बचपन से, चलिए पंडित जी ने भी और पिताजी ने भी, सभी लोगों ने आपको रामचरितमानस रामायण इनकी कहानियां सुनाई, तो एक तरफ तो पौराणिक आख्यान था। दूसरी तरफ आपने बताया कि आपके मित्र के बड़े भाई ने आपको जो है जासूसी उपन्यास पकड़ाए, मतलब वहां से पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी। तो एक तरफ लोकप्रिय कथा साहित्य था, मतलब लोकप्रिय साहित्य था, लोकप्रिय किताबें थी जिनको हम कहते हैं, उस समय जो है जासूसी उपन्यासों की वह स्थिति नहीं थी। दूसरी तरफ पौराणिक था। आप इतना गंभीर साहित्य में कैसे घुस गए? धीरे धीरे, एक्चुअली जब मैं मिडिल स्कूल में था, तो उस मिडिल स्कूल में बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, और देखिए कि वहां धर्मयुग आता था हर हफ्ते, साप्ताहिक हिंदुस्तान आता था, मासिक नवनीत आती थी। तो रात में जब पढ़ने जाते थे या इशू करा करके पढ़ते थे, तो उसमें कभी भेड़िया के बिल में आदमी का बच्चा पाया गया, और कभी हिरोशिमा पे जब बम फेंका गया था उसका धारावाहिक आ रहा है, कोई लिख रहा है, और कभी इस तरह की चीजें भी आती थी, तो वो भी पढ़ने को मिलता था। अच्छा, दूसरी चीज, मैं क्यों ज्यादा पढ़ सका, क्यों मेरी कल्पना शक्ति बढ़ी, इसका एक कारण ये होगा कि मेरा घर अलग है। आज तो हमारे घर के पीछे के हिस्से में कुछ घर बन गए हैं, जब कभी मेरा घर बना रहा होगा, मेरा बचपन में तो दूर दूर 3 घर थे, बस दूर दूर थे। एक वो ठाकुर साहब इधर जिनसे पहले मुकदमेबाजी हुई, एक दूसरी तरफ जिनसे बाद में मुकदमेबाजी हुई, और 2 घर पीछे, बस, और कोई घर नहीं था। तो इसलिए अकेलापन रहता था। अगर हम घर में चले आए, जब तक बाहर न निकले तब तक हमें कल्पना के लिए, कुछ पढ़ने के लिए बहुत समय था। तो इस वजह से भी किताबें हमारे साथ रही, वही हमारी साथी बनी। कुछ ये बनी और कुछ हमारे घर के पीछे सड़क के किनारे किनारे आज भी करीब 1.5 मील का 1 मील का जंगल है घना। उस सड़क के किनारे किनारे दोनों पक्की और कच्ची सड़क, रेलवे और पक्की सड़क के बीच में तालाब है, पक्का तालाब है, कच्चा तालाब है, बाग है, झाड़ियां अभी भी ऐसी हैं, बांस की कोठियां हैं कि आज भी वहां अंधेरा रहता है, आज भी अंधेरा रहता है। तो जो शिकार कथाएं पढ़ते थे तो मुझे लगता था कि इसी जंगल में शेर उधर छिपा रहा होगा और इधर से वो हिरन गया होगा जहां उसने मारा होगा। तो वो जंगल भी कल्पनाशीलता बढ़ाने के लिए बहुत काम दिया होगा, एकांत ने काम दिया होगा, इन साहित्यिक किताबों ने काम दिया होगा, और उस जासूसी उपन्यास और पौराणिक कथाओं ने काम दिया होगा। इन सबका कॉकटेल मिल करके कल्पनाशीलता को, जैसे दर्जा 3 में एक कहानी थी, ट्राय का घोड़ा, जो ट्राय का युद्ध हुआ था हेलेन के लिए, वह कई साल तक 12, 14, 15 कितने साल तक चला था। तो उसमें जब नहीं जीत पा रहे थे वो लोग, तो एक घोड़ा बनाए लकड़ी का, और उसी के अंदर 12-13 सैनिक बैठा दिया और उसको छोड़ दिया और अपनी सेना लेके दूर चले गए, ताकि ये लोग जाने की गए, हार मान करके चले गए। और रात में वो लोग जश्न मनाए कि अरे दुश्मन चला गया, दुश्मन चला गया, खुश हो गए, दारू सारू पिए, घोड़े को अंदर खींच ले गए कि अब ये इनका देवता है, इनका देवता हमारे कब्जे में है। और रात में उन लोगों ने उसको खोला, उसके पेट से निकले और किले पे कब्जा कर लिया। तो मुझे और कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे ये कब्जा करते चाहे ना करते, चाहे मार दिए जाते चाहे मर जाते। मैं ये सोचने लगा कि भाई आधी रात को ये लोग बैठे होंगे और दूसरे दिन आधी रात को निकले,
तो 24 घंटे में इनकी जो नेचुरल प्राकृतिक अर्ज थी वो कैसे निपटाए होंगे, और अगर कहीं किसी से छूट गई होगी तब तो पानी नीचे तक गिरा होगा तो पता चल जाता है। तो मेरी यही थी कि कैसे ये 24 घंटे दाबे रह गए। तो ऐसे ही समझिए, इसी तरह से कल्पनाशीलता बढ़ती गई होगी। आप को बहुत सारे सम्मान मिले जी आपने 2 कहानियों तक की बात बताई कि कहाँ से शुरुआत हुई, जी। उसके बाद फिर आगे कैसे बढ़े? हुआ यह कि पिताजी चले गए थे तो मैं गया इलाहाबाद में बीएससी में एडमिशन लेने, लेकिन पढ़ नहीं पाया। उसके 2 कारण थे, ये तो घर में कोई करने वाला नहीं था, और दूसरे मुझे दिखाई नहीं देता था। वहां तक 50-60 बच्चे रहते थे। सीएमपी में मेरा एडमिशन हुआ था, सीएमपी डिग्री कॉलेज में। तो कुछ ब्लैक बोर्ड पे मुझे दिखाई नहीं दिया, और तब मुझे पता नहीं था कि मेरी आंख कमजोर है, चश्मा लगता है। मैं तो समझता था कि चश्मा फैशन के लिए ही लगता है। तो मैं चला आया, मुझे दिखाई भी नहीं देता और पढ़ना भी संभव। चला आया, फिर अपने घर के पास ही एक डिग्री कॉलेज नया खुला था, तो वहां के बड़े बाबू लड़के खोजने निकले थे कि अगर 50-60 भी लड़के नहीं होंगे तो मान्यता जो मिली है छिन जाएगी। तो हमारे घर भी आए वो कई बार कि चलिए पढ़ लीजिए, फीस दे देंगे, फीस देनी नहीं पड़ेगी, किताब दे देंगे। तो हमने कहा चलिए आपकी नौकरी का चक्कर है तो हम पढ़ लेते हैं। तो गए, वहां एडमिट हो गए और 3rd क्लास बीए पास भी हो गए, बिना स्कूल गए। कभी कभार जाते थे, हाजिरी वाजिरी माफ थी। तो आर्ट साइड से तो वहां का कुछ माहौल रहा। और हमारे, जब मैं बीए की डिग्री नहीं मिली थी तभी हमारी श्रीमती जी आ गई, गौना आ गया मेरा। तो हर दूसरे साल एक एक बेटी पैदा होने लगी। तो एक बेटी हुई, फिर दूसरी हुई, तो बड़ा मुश्किल लगा, तो हम वही मास्टरी कर लिए। फिर तैयारी शुरू की। मालूम था कि कंपटीशन होता है, कई सारे साथी इलाहाबाद गए हुए थे तो उनके कहने से फिर तैयारी शुरू की। तो रेलवे में हो गया। जब रेलवे में ट्रेनिंग गए उसी समय तीसरी बेटी आ गई। तो फिर 1-2 साल रहे, एक हुआ, इतने से तो काम नहीं चलेगा और कुछ करना पड़ेगा। तो फिर 1-2 साल बीता, तब तक मैंने 74 में पीसीएस का एग्जाम दिया। तो फिर संयोग था कि एक ही बार में उसमें सिलेक्शन हो गया। इस बीच में लेखन बंद था। अच्छा, उस बीच लेखन बंद था कि नौकरी चाकरी के जुगाड़ हो जाए। खाली पहले तो सोचा करते अब थे इंटर तक की खाली खेती करेंगे और उपन्यास, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। तो कंपटीशन की तैयारी की, और जब तैयारी हो गई, रिजल्ट निकल गया, तब फिर लिखना शुरू किए। तो पहली कहानी लिखे भरतनाट्यम 75 में, और दूसरी कसाई बाड़ा 76 में। क्योंकि 74 में एग्जाम दे के 75 के शुरुआत में दे चुके थे, उसका रिजल्ट आ चुका था। तो इंटरव्यू होना था, तो इंटरव्यू में तो कुछ पढ़ना नहीं था, तो कहानी में फिर जुट गए, तो कहानी भी आ गई। फिर मुझे एक मिल गया, उसको कहते हैं किक, कहते हैं ना, किक मिलना। एक दिनमान ने अपढ़ संवाद प्रतियोगिता आयोजित की कि गांव के लोगों को या किसी को भी पढ़ा लिखा न होने के चलते, निरक्षर होने के चलते कितनी दुश्वारियां होती हैं, कितनी दिक्कत होती है। तो मैंने भी भेज दिया अपना एक अपनी प्रविष्टि मैंने भी भेज दिया। एक संतोषी काका थे, जब मेरा मुकदमा चल रहा था तो उनका मुकदमा भी चल रहा था। वो किस जात बिरादरी के थे ये तो पता नहीं है, लेकिन कभी कभी रास्ता बचाकर मेरे घर आ जाते थे। उनको डर था कि वो दबंग लोग जो उनका खेत बाड़ी अपने नाम लिखवा लिए हैं, वो उनको कहीं रास्ते में मार के फेंक देंगे। तो एक रास्ते पे नहीं चलते थे, तो कभी इधर आ जाते थे, कभी उधर आ जाते थे। तो उनका कष्ट मैंने देखा था। वो अपनी जो फाइल बनाए थे झोले में, तो कोई ऐसे निशान लगा देते थे कि ये मुंसिफ का फैसला है, ये वहां की डिग्री है, ये यहाँ की डिग्री, वहां की नकल। पढ़ नहीं पाते थे, निशान लगाए रहते थे। तो मैंने उसमें लिखा कि संतोषी काका, ये पहला वाक्य है उसमें, संतोषी काका लंगड़े नहीं हैं फिर भी राग दरबारी के लंगड़, और दूसरा क्या, बहरे नहीं है, बावने नहीं है फिर भी मैला आंचल के बावन दास हैं। इसी से मैंने अपनी प्रविष्टि शुरू किया था। मुझे लगता है इसी एक लाइन पे खुश होकर के उन्होंने मुझे प्रथम पुरस्कार दिया था। तो वो संतोषी काका
की वजह से मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। और मैंने सोचा था कि संतोषी काका की कहानी मैं सबसे पहले लिखूंगा, जिनसे मेरी मुलाकात 6-7 साल की उम्र में हुई। लेकिन उनकी कहानी मैं लिख नहीं पाया, वही उतना लिख पाया जो दिनमान में लिखा था, 76 में छपा था। उनकी कहानी अब मैं लिख रहा हूं। मेरा उपन्यास अब 99% पूरा हो गया है और मैं महसूस कर रहा हूं कि आज हम संतोषी काका से ऋणी हो गए, जीते जी। नहीं तो क्या पता किसी दिन कुछ हो जाता कोरोना में और मैं उनका ऋण लेकर के वापस ऊपर चला जाता। तो अब तो इसी तरह से सामग्रियां मुझे मिलती रही और चीज आगे बढ़ती रही। जब नौकरी पा गए तो ज्यादा तो नहीं लिख पाए, क्योंकि फिर वो नौकरी बहुत व्यस्तता वाली नौकरी हो गई और रोजी रोटी भी देखना था, बाल बच्चे भी। फिर बेटियां पैदा होती चली गई, चौथी आई, पांचवी आई, छठवीं आई, लेकिन नौकरी लग गई तो हमने कहा अब आओ जितना आना हो। तो नहीं, ये बच्चियां जो है जो आई, जी, ये किसी लड़के की तलाश में आई या मुझे ऐसा लगता है कि लड़के की तलाश में आई होगी, क्योंकि मेरे पिताजी तो खैर चले गए थे, कभी कभार आते थे, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि जब आंधी आई है तो पानी भी आएगा, घबराओ नहीं, मेरी पत्नी से। तो मतलब उनके हौसला देने से मैं तो इस पे ज्यादा सोचता नहीं था। नौकरी मिल गई थी तो यही समझता था कि गांव में 4-6 हजार 10 हजार में शादी होती है, तो अब तो हमें 1,000 रुपया महीना तनख्वाह मिलने लगी है, तो अब तो शादी कर ही दी जाएगी। साल भर में 12 हजार मिलेगा, तो उसमें से 10 हजार शादी में खर्च हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वो मैं नहीं सोचता था। लालू यादव की तरह से मेरा भी काम इसी तरह भगवान भरोसे चलता रहा और परिवार बढ़ता रहा। और अंत में ऊपर वाले की ने ही रोक लगाई या प्रकृति ने लगाई या जो भी हो, मैं तो ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक ही हूँ, लेकिन नेचर तो है ही है। तो उसने सोचा होगा कि अब इनका संघर्ष बंद कर देना चाहिए, तो 7वां बेटा आया। इस तरह सारे बच्चे अभी क्या कर रहे हैं? जो लास्ट में आया बेटा, वो तो रहता है मेलबोर्न में, इंजीनियर है और अपना घर द्वार बना लिया है, कई साल से वहीं पर है। 4 बेटियां मेरी डॉक्टर हैं, एक बेटी प्रशासनिक अधिकारी है और एक बेटी एमबीए है। तो सब पढ़ लिख ली, सभी ठीक ठाक हो गई हैं। यानी आपने पढ़ाई का महत्व जो है वो अपने जीवन में बच्चों को सौंपा। मैंने नहीं सौंपा। मैं तो या तो नौकरी करता था या लिखने पढ़ने में, लेखक सम्मेलन में। मेरी पत्नी ने उसको समझा। मेरी पत्नी स्कूल नहीं गई थी, बिल्कुल ही नहीं गई थी। बस उतना ही था, कोई स्कूल से आता था तो उसकी स्याही या उसकी दुद्धि लेकर के अपने भी कपड़े में लगा लेती थी। हमसे ज्यादा उन्होंने समझा। और हमारे यहाँ जब आए, उनके माता पिता दोनों नहीं थे, एक बाबा थे, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था, तो वो भाई भी कोई नहीं था, तो वो उनसे नहीं कह सकती थी कि मुझे भी स्कूल भेजो। 3 बहनें थी, उन्होंने पाल पोस के बड़ा कर दिया, शादी ब्याह कर दिया, इतना ही बहुत है। लेकिन हमारे यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि हमको कोई पढ़ाने वाला मास्टर कर दीजिए तो मैं भी पढ़ूंगी। तो मेरे यहाँ उन्होंने पढ़ा, गौने आई तब, घर की खेती बाड़ी संभालते हुए। और आज हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े क्लासिक्स कम से कम 50 उन्होंने पढ़े हैं, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ती रहती हैं। इतना जान गई अंग्रेजी का भी कि वो उसके अक्षर मिला के पढ़ लेती हैं कि लखनऊ लिखा है कि बड़ोदरा लिखा है। अब अकेले यात्रा कर लेती हैं, अकेले विदेश से भी आ जाती हैं, चली जाती हैं फ्लाइट से भी। तो अब इस लेवल पर उन्होंने अपने को कर दिया। उन्होंने ही हमारे सारे बच्चों को पढ़ाया लिखा। आपका कहीं मैं साक्षात्कार देख रहा था, पढ़ रहा था, तो उसमें जिक्र है कि आपके जीवन में कुछ और भी स्त्रियां थी। मित्र हमारी बहुत स्त्रियां हैं। जीवन में स्त्री होने का जो सामान्य अर्थ लगाया जाता है, मेरा कहना है कि मित्रता, अपोजिट जेंडर की मित्रता सबसे ज्यादा उल्लेखनीय या सबसे हाई पाई की वही होती है जिसमें स्त्री पुरुष के पारंपरिक संबंधों का आकर्षण इन्वॉल्व न हो, जिसमें कोई हम उम्र होना जरूरी न हो और बहुत सी चीजें। मेरी मित्र हैं अभी गांव में जिनको मैं दुनिया की सबसे सुंदर औरत कहता हूं। अभी हमारे यहाँ लेखक लोग जाते हैं तो उनसे भेंट कराने ले जाते हैं और कहती हैं कि मास्टर तू तो कह रहा कि अउबे पिछले इतवार का ना आया, हम मिठाई मंगाए के धरे रहे
अब ओके हुंती के दे, यानी उसका जुर्माना कौन देगा। अभी हमारे ब्लॉग पे आप जाएंगे, मेरे फेसबुक पे जाएंगे, देखिए उनका वीडियो लगा हुआ है। वो इस समय 87-88 साल के हैं, लेकिन मेरी पक्की मित्र हैं। हमारे उनके उम्र में तो बहुत फर्क है, मैं 72 का हूँ, वो 87 के हैं। उनके बड़े बड़े बच्चे थे। और हमारी एक मित्र शिव कुमारी हैं, जो नाचने गाने के पेशे की हैं, वो भी हमारी गार्जियन है। वो हमसे 4-5 साल बड़ी थी, अभी भी हमारी मित्र हैं। और कभी झगड़ा होता था तो उनके बच्चे उनको कुछ कहते थे तो कहते थे कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी मास्टर जी। क्या चली जाऊंगी? और मैं जानता हूँ कभी हमारे यहाँ आ जाए इस उम्र में, मैं 72 का हूँ तो 76-77 के हैं, बंबई में रहती हैं, उनकी बेटियां सब वहां रहती हैं, नाचने गाने के पेशे में, वो बार वगैरह खुला हुआ है। लेकिन अगर अभी वो हमारे यहाँ आ जाए तो हम दोनों प्राणी उनका स्वागत करेंगे कि आइए रहिए, अब जाने की जरूरत नहीं है। और भी इस तरह से बहुत सारी हमारी महिला मित्र हैं। आपने अकाल दंड में सुरजी का जो चरित्र रचा है और केसर कस्तूरी की जो केसर है जी, आपकी रचनाओं में स्त्रियां बहुत ज्यादा बहादुर, अलग तरह से उनका जी, चरित्र उभरता है। जी, अगर मैं कहूं जी, कि शिवमूर्ति जी की खुद की को चुनना हो अगर, जी। तो आप अपनी नायिका किस पात्र को चुनेंगे और क्यों? देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल है कि किसी एक पर उंगली रख देना। जिस समय जिसके बारे में लिखा जाता होता है उस समय वही सबसे प्रिय होती है। हम किसको 19 कह दें, बिमली को कह दें कि सुरजी को कह दें कि कुच्ची को कह दें कि शनिचरी को कह दें कि केसर को कह दें कि लालू की माई को कह दें, सब एक से बढ़कर एक हैं। वह खुद दूसरों के लिए उदाहरण है, उनको किसी और से प्रेरणा लेने की जरूरत ही नहीं है। और वह ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि दूसरों के बारे में जाने और प्रेरणा लें। वो लगभग सब इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं या 2-4 दर्जे पढ़े हैं। वो जिंदगी के संघर्ष में कूदी हैं और उसी जिंदगी के संघर्ष ने उनको जो भी पाठ पढ़ाया हो उसी से उन्होंने पढ़ा है और उसी से वो उनमें लड़ने का मादा आया है। हम इन सारी अपने स्त्री पात्रों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनके जो मॉडल हैं वास्तविक जिंदगी के, कि वो हमें मिली और जिनकी वजह से मैं अनायास लेखक बन गया, लेखक मान लिया गया, लेखकों की श्रेणी में शामिल हो गया। ये उन लोगों की वजह से, अन्यथा कुछ था नहीं मेरे पास अलग से। न मेरा कोई अध्ययन है बहुत ज्यादा, मैं देश विदेश का साहित्य भी मैंने नहीं पढ़ा है कि वहां से कुछ प्रेरणा लूं। तो इन्हीं लोगों को देखकर जिंदगी की पाठशाला में इन लोगों से मुलाकात हो गई तो मैं भी लेखक बन गया। आज जो स्त्री विमर्श की बात होती है, और आपने चूंकि आप प्रशासनिक सेवा में भी रहे हैं और बहुत सारा, ठीक है, जी, शुरुआती दिनों में भले ही आपके लेखन में गांव की स्त्रियां हैं, लेकिन अगर मैं ये सवाल पूछूं कि आज जो स्त्री विमर्श और स्त्री अधिकारों की बात होती है, जी। उसमें पढ़ी लिखी स्त्रियां, शहर की स्त्रियां और गांव की स्त्रियां, किनका संघर्ष ज्यादा मजबूत है? और स्त्री अधिकारों को लेकर जो आदर्श स्थिति समाज में है उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, शहरी स्त्री और गांव की स्त्री दोनों के संघर्ष के मुद्दे अलग अलग हैं, दोनों की समस्याएं अलग हैं। शहरी स्त्री के सामने कुछ अपवादों को छोड़कर रोजी रोटी की समस्या नहीं है। उनके घर में घुसकर कोई रात में उनको बेइज्जत नहीं कर सकता है, उनको राह चलते कोई गाली नहीं दे सकता है, उनका हक हिस्सा नहीं हड़प सकता है। उनके संघर्ष दूसरे हैं कि उनको सही नौकरी मिले, ऑफिस में उनके साथ छेड़छाड़ न हो, उनका यौन शोषण न हो, उनको लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिले, उनको नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिले। ये सब शहरी स्त्रियों की समस्याएं हैं। गांव के स्त्रियों की समस्याएं हैं कि कानूनन उनको माँ बाप के जमीन जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलता है। अगर वो छोटे तबके के हैं तो उनको ऊंचे तबके के लोगों द्वारा उनका यौन शोषण होता है, उनको सही मजदूरी या नहीं मिल रही है, और एक ही परिवार में, एक ही बिरादरी में, एक ही घर में रहते हुए भी पुरुष और स्त्री में भेद किया जाता है। हमारे गांव में इस समय पुरुषों की गांव में मजदूरी 300 रुपए है आज की तारीख में, और स्त्रियों की मजदूरी 150 रुपए है। आधे का अंतर है। थोड़ा बहुत पुरुष ज्यादा मेहनत का काम कर लेते हैं, ये सही है
कि फावड़ा स्त्रियां नहीं चला सकती, लेकिन जो स्त्रियां करती हैं वो भी पुरुष नहीं कर सकते हैं। या रखना ही है शारीरिक बल के आधार पर तो थोड़ा बहुत रखना चाहिए, 50% का आधो आध का अंतर तो नहीं होना चाहिए। तो ये आज के जमाने में है। और भी जो जहां गांव की स्त्री रह रही है उसके संकट दूसरे दूसरे हैं, शहरी स्त्री के संकट दूसरे दूसरे हैं। किसका संकट, शहरी स्त्री को अपना संकट ज्यादा लगेगा, गांव की स्त्री तो शहर की स्त्री के संकट से अवगत ही नहीं है, इसलिए उसके दिमाग में तुलना आती ही नहीं। उसने अपना 2-4 गांव देखा, मायका देखा, ससुराल देखी, रातें रिश्तेदारों को देखा, यही उसकी दुनिया है। उसी में उसको सुख से एक रोटी मिल सके बिना कल्पे हुए, इतना ही वो चाहती है और इतने के लिए ही लड़ती है। तो हमारी सारी नायिकाएं उसी तरह की हैं, उसी क्षेत्र की हैं, और उन्हीं के दर्द से मैं भी परिचित हूँ, उसी के बीच से आया हूँ। हमारे सारे नाते रिश्तेदार, बहन बेटियां सब उन्हीं में से हैं, तो इसलिए उनके दर्द से मैं ज्यादा परिचित हूँ। और मुझे लगता है कि पहले इनके दर्द को, पहले पेट के दर्द को, इज्जत के दर्द को वाणी देनी चाहिए। शहर के लोगों को वाणी देने के लिए तो और बहुत सारे लोग हैं, शहर के लेखक हैं, इसलिए मैंने शहर पे नहीं लिखा, गांव पर ही लिख रहा हूं। और हर गांव एक हिंदुस्तान है, हर गांव की अलग कहानी है। तो जैसे कहते हैं कि समुद्र को पूरा शाही बना दीजिए और सारे बन के लेखनी बना दीजिए तो भी दर्द कहा नहीं जा सकता। वैसे ही इन महिलाओं का दर्द हमारे जैसे सैकड़ों लोग लिखें तो भी नहीं लिख पाएंगे। पता नहीं कब तक लिखते रहना पड़ेगा, या तो इनका दर्द ही दूर हो जाए और या तो फिर लिखते रहिए। ये मैं जानना चाहता हूं कि क्या गांव में भी जातियों में के आधार पर महिलाओं की दुश्वारियां अलग अलग हैं? हाँ, क्यों नहीं। जातियों के आधार पर भी महिलाओं की दुश्वारियां बहुत अधिक हैं। सवर्णों की स्त्रियां तो खेत में जाती नहीं हैं, अब तो कुछ जाने भी लगी हैं। उनको संरक्षण है, उन बाहुबल है, एक सामाजिक हैसियत है, तो उनको बाहर से दिक्कत नहीं है। सवर्ण स्त्रियों को बाहर से किसी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन दलित स्त्रियों को या अन्य गरीब स्त्रियों को जो खेत में निकल रही हैं, मजदूरी करने जा रही हैं और कहीं जा रही हैं, उनको घर में भी पारंपरिक ढंग से उनका शोषण होता है और बाहर भी उनका शोषण होता है। बहुत सारे लोगों को बेइज्जत करने, मान सम्मान तोड़ने के लिए उनकी घर की महिलाओं की बेइज्जती की जाती है। कि आदमी को हम कत्ल भी कर दिए तो समझिए उतनी बेइज्जती नहीं हुई, लेकिन स्त्री को हम पकड़ के आंचल खींच दिए, गिर गई, इतने से ही उसकी बेइज्जती ज्यादा है, ऐसा माना जाता है। पता नहीं वो कौन सा, हमारे यहाँ एक थी, वो कहती थी, अब तो बूढ़ी हो गई, अब बूढ़ी क्या हो गई, मर गई, मेरे बचपन में वो कहती थी। वो कहती थी कि तुम अपनी इज्जत मेरे उसमें क्यों डाल के रखते हो, इतनी असुरक्षित जगह पर, उसको अपने उसमें ले जाओ, डाल लो। आदमियों से कहती थी, भाई तुम्हारी इज्जत इतनी कीमती है तो मेरे पास क्यों रखते हो, मेरे पास कौन सी फौज है कि मैं उसकी रक्षा करूंगी, तुम अपने पास रखो, उसकी इतनी इज्जतदार चीज है। तो मैं हमारे यहाँ जो यौन सूचिता है, ये किसी को की बेइज्जती करने के लिए बहुत बड़ा हथियार पुरुष ने बनाया है, स्त्रियों ने नहीं बनाया, पुरुष ने बनाया है। और अपनी इज्जत वो स्त्री के रखते हैं। तो जब तक ये चलेगा तब तक स्त्री और प्रताड़ित होती रहेगी, क्योंकि वो अपने परिवार के पुरुष के हिस्से का भी मार सहती है, बेइज्जती सहती है। तो दोनों में बहुत अंतर है। अभी इसकी वजह क्या पाते हैं आप? आजादी के 75 साल हो गए हैं, भारत का संविधान लागू हुए भी 73 साल होने को है। हम आज ही गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहे हैं, 73वां गणतंत्र दिवस है ये। इसकी वजह क्या है? अब तो हमारा गणतंत्र जो है एक परिपक्व, क्या बुजुर्ग अवस्था में पहुंचने की ओर है। तो इसकी क्या वजह है कि स्त्रियों को, या हमारे समाज में अभी भी जाति व्यवस्था इस रूप में कायम है? अभी चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में और बहुत सारी जातिगत आधार पे हर दल लड़ रहा है।
इसी तरह से स्त्रियों की वह स्थिति नहीं है। आज भी हम आजादी के 75 साल बाद भी इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि स्त्रियों को उनका समान अधिकार मिले, बराबरी का दर्जा मिले। जबकि 1950 में जब भारत का संविधान बना था तो संविधान निर्माताओं ने उसी समय बराबरी की बात कर दी थी। लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी तरह का विभेद नहीं होगा, यह सुनिश्चित हमारा संविधान करता है। तो आखिर क्या वजह थी? यह फेल कहां पर हुआ, किनके द्वारा हुआ? जबकि आप लोग लगातार, जो साहित्यकार और रचनाकार हैं, वो लगातार अपनी रचनाओं में इस बात को लिख रहे हैं कि एक समरस समाज बने, एक बराबरी का समाज बने, एक आदर्श समाज बने। तो ये किसका फेलियर आप देखते हैं? देखिए, एक तो हमारी हजारों साल की पृष्ठभूमि इसके लिए जिम्मेदार है, और दूसरी हमारा राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदार है। हजारों साल की हमारी पृष्ठभूमि में जब गार्गी बहुत ज्यादा बहस करती है, शास्त्रार्थ करती है, तो कहा जाता है कि अब तुम चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यानी अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो आप उबल जाते हैं, शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करते हैं, धमकी देते हैं। ये आज से नहीं है, ये हजारों साल से हमारे यहाँ है, और उसको हमने कभी बुरा नहीं माना। आज भी गांव की गृहिणी जो माँ बन चुकी है, दादी बन चुकी है, वो भी अपनी बहू को, अपनी बेटी को समझाती है कि बिटिया, दो गम खा के रहो, औरत को गम खा के रहना चाहिए, अभी वो बिगड़ जाएंगे तो मैं क्या कर लूंगी। यानी कि परंपरा से स्त्री को चुप रहना और दबाव झेलने की शिक्षा दी जा रही है। इसी वातावरण में सब निकल करके आ रहे हैं। और जात का फैक्टर अलग है कि जो छोटी जात का है वो हर प्रकार से हीन है, और वो बहस करने का अधिकारी नहीं है, इज्जत पाने का अधिकारी नहीं है। तो जब इसका आदमी ही इज्जत पाने का अधिकारी नहीं, दलित स्त्री की, तो ये इसको क्या इज्जत दी जाए? इसकी इज्जत तो इसके आदमी ही नहीं करते। तो और दलित में भी दलित हो गई वो, दलित की स्त्री दलित में भी दलित है, ऐसे तो सारी स्त्रियां दलित हैं। तो ये एक तो परंपरा से है। दूसरे, जब हमारा संविधान बना और उसमें ये बात हमने माना कि लिंग के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव हम नहीं करेंगे, ये तो कह दिया गया। लेकिन आप देखिए कि धीरे धीरे उस समय जो लोग थे वह तो इसको मानते भी थे, उन्हीं की पीढ़ी में आया। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक क्षितिज पे देखिए तो क्या दृश्य आजकल दिखाई दे रहा है। बहुत पहले भी ये कहा गया है, और यूरोप में जहां डेमोक्रेसी पहले आई वहां भी ये कहा गया है कि राजनीति क्रूक्ड लोगों का, यानी झूठों का, बेईमानों का अंतिम शरण स्थल राजनीति है। मतलब पश्चिम से ही ये ऑब्जर्वेशन आया है कि राजनीति क्रूक्ड लोगों की अंतिम शरण स्थली है, कि यहीं जा करके इनको ठिकाना मिलता है जहां ये सुरक्षित हो जाते हैं, और किसी पेशे में रहेंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, झूठ बोलेंगे, ठगी करेंगे, तो पुलिस पकड़ के अंदर कर देगी। अब देखिए कि कैसे कैसे लोग संसद में हैं। अब जिसके पास 10-20 मुकदमा ना हो जिसके पीछे, वो तो बेचारा ही मान लिया जाएगा, करे बहुत सिधवा आदमी। सिधवा माने सिधवा भी गाली हो गई है, बहुत सीधे आदमी है, यानी कि किसी काम के नहीं। तो हमारा संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको लगातार जब से संविधान बना, कोई ऐसा नहीं कह सकते कि न्यायपालिका द्वारा उसको कमजोर करने की कोशिश नहीं हुई, कि राजनीति विधायिका द्वारा उसको तोड़ने की कोशिश नहीं हुई। सब अपने छोटे छोटे स्वार्थ में उसके टुकड़े करते जा रहे हैं, उसको चोट पहुंचाते जा रहे हैं। अब देखिए कितने दिनों से चल रहा है कि औरतों को 1/3 दीजिए, संसद में स्थान दीजिए। सब लोग कहते हैं हाँ औरत हमारी माता है, उनका पैर भी छूते हैं। तमाम लोग दौड़ दौड़ के अपनी माँ के पास जाते हैं, जब मुसीबत में आते हैं तो माँ को याद करते हैं, उनका पैर छूते हैं, उनका फोटो खिंचाते हैं, वीडियो खिंचाते हैं। और जो आज के लोग माँ को याद कर रहे हैं, इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं
पहले से ये होता रहा है, लेकिन उन्हीं माँ को, उन्हीं बहन को, उन्हीं बेटियों को संसद में जब जगह देने की बात आती है तो कोई एक पार्टी नहीं तैयार हो रही है। तो इस वजह से स्त्रियों की दशा बिगड़ती चली जा रही है। अभी वहां हम नहीं पहुंचे जहां हमें पहुंचना था। हम उम्मीद करते हैं कि आगे वाली पीढ़ी आएगी जो कम पाखंडी होगी। हम ज्यादा पाखंडी थे, हमारी अगली पीढ़ी हमसे कम पाखंडी आएगी, हम उम्मीद करते हैं। तो स्त्रियों की दशा अब से और बेहतर होगी, ऐसा हम सोच सकते हैं, मान सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। एक लेखक का धर्म क्या होना चाहिए जब वह लिख रहा होता है? लेखक केवल मनोरंजन के लिए लिखे तो मेरी नजर में वो लेखक नहीं है। लेखक का धर्म शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित जन के पक्ष में बोलना, लिखना और खड़ा होना। जो कमजोर है उसके पक्ष में लेखक को खड़ा होना चाहिए, सत्य के लिए खड़ा होना चाहिए, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई, है ना, वो सिख धर्म में ये बात आती है, ये लाइन आती है वहां कि जो गरीबों के लिए लड़ता है, असहाय के लिए लड़ता है, वही वास्तव में वीर है। बाकी तो अपने स्वार्थ के लिए तो दुनिया लड़ती है, अपनों के लिए तो दुनिया लड़ती है। तो लेखक का धर्म है अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, लेखक का धर्म है सत्य के पक्ष में खड़ा हो, लेखक का धर्म है कमजोर की आवाज बने। और मैं अपने को, अपने लेखन का यही उद्देश्य और यही सरोकार मानता हूं कि जिनको मदद की जरूरत है, जो सताए हुए हैं, जो अन्याय झेल रहे हैं, उनकी आवाज उठाई जाए ताकि उनके कान तक भी पहुंचे। जो सताने वाले हैं, जो झिलाने वाले हैं, हो सकता है इनका दुख दर्द पढ़कर उनमें कुछ अंशों में सुधार आवे, वो बेहतर मनुष्य बने। अच्छा मनुष्य बनाने का प्रयास करना ही एक लेखक का धर्म होना चाहिए, और अपना धर्म भी मैं यही मानता हूँ। साहित्यकारों में जो गुटबंदी है साहित्यिक समाज में, और जो विचारधारा के आधार पर साहित्य को बांटे जाने की बात आजकल बार बार की जा रही है, वामपंथ, दक्षिणपंथ, आखिर इस पर आपका विचार क्या है? इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, मैंने बताया कि जो शोषण करने वाले के विरुद्ध खड़ा हो, जो अन्याय करने वाले के विरुद्ध खड़ा हो, वही लेखन वास्तव में लेखन है। इसी कसौटी पर कसिए। अगर इस कसौटी पर कोई लेखन खरा उतरता है तो उसको जो भी आप नाम देंगे वो सार्थक होगा। अगर इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो वो सार्थक नहीं होगा। जहां तक लेखकों के बीच में गुटबाजी की बात है, मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए तो ऐसा कुछ नहीं है। लेखक की स्वाभाविक लालसा होती है कि लोग उसको पढ़ें, लोग उसको जानें, जो उसने लिखा है। भाई तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसीदास जी का वो है ना कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने स्वांतः सुख के लिए तुलसीदास लिख रहे हैं, लेकिन स्वांतः सुखाय के साथ ही वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा कि कीरति भनिति भूति भल सोई, असुरसर सम सब कर हित होई। स्वांता सुखा लिखिए, लेकिन ऐसा लिखिए कि उससे सबका हित हो। तो वही सबके हित की बात जो करे, सबके हित में अन्यायी का हित तो शामिल नहीं होगा, ये पक्का है। ये तो अपने विवेक से हम तय कर सकते हैं कि चोर और साहूकार दोनों के पक्ष में तो हम नहीं जा सकते हैं।
अन्याय के पक्ष में तो नहीं जा सकते हैं। तो जो सबकर हित है तुलसी का, उसमें उन्हीं का हित है जो सही रास्ते पे हैं, जो सच्चे हैं, जो गलत नहीं हैं। तो उन्हीं सही रास्ते वालों के पक्ष में लिखा जाना चाहिए। और जो ऐसा लिख रहा है वह स्वांता सुखाय लिख रहा हो, और चाहे दूसरों के लिए लिख रहा हो, स्वांता सुखाय उसमें उसका शामिल न हो, तो भी वही लेखन सार्थक है। और बहुत स्वांता सुखाय हो लेकिन आम जन के हित का ना हो, तो चाहे वो किसी भी पंथ का अपने को माने वो लेखक, जो सबके लिए लिखेगा वो दक्षिण पंथी कैसे हो जाएगा। दक्षिण पंथ का मतलब होता है जो परंपरा से चला आया है, जो ऊंचे मान लिए गए हैं वे ऊंचे ही माने जाएं, जो नीच माने जाते थे वे नीच ही माने जाएं, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो लागू हो जाए, जो मनुस्मृति है वो लागू हो जाए। तो इसमें तो सबका हित है ही नहीं, इसमें कुछ लोगों का हित है। तो जो कुछ लोग ऐसे ही लोग होंगे जो जो अपने को दक्षिण पंथी कहते होंगे, जो ऐसा चाहते होंगे, तो जो सही लिखने वाला होगा, हितकारी लिखने वाला होगा, गरीब के पक्ष में लिखने वाला होगा, शोषित के पक्ष में लिखने वाला होगा, वो तो चाहे उसका वर्गीकरण करिए चाहे न करिए, चाहे उसको वामपंथी कहिए चाहे न कहिए, उसको कुछ भी न कहिए, तो भी श्लाघ्य वही है जो गरीब के पक्ष में खड़ा है, कमजोर के पक्ष में खड़ा है। अपने समकालीन लेखकों में, कथाकारों में आप उनको भी पढ़ते हैं या आजकल नहीं पढ़ते हैं उनको? नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। अगर हम अपने समकालीन तो नहीं, समकालीन को चाहे मत पढ़िए और पहले वालों को कम पढ़िए, लेकिन हमारे आगे जो आ रहे हैं उनको तो ज्यादा पढ़िए। क्यों कि हम तो अब तीसरी लाइन में हो गए, मिलिट्री के तीसरी लाइन में। आगे का मार्च तो वही जो क्या कहते हैं उनको रंगरूट कर रहे हैं। आगे वाली मार्च में तो रंगरूट चल रहे हैं ना। उसके बाद वाली एक पीढ़ी है और सबसे बाद वाली पीढ़ी में अब हम लोग आ गए, तो आगे वालों को नहीं पढ़ेंगे तो कैसे फिर हम जानेंगे कि आज का चावल कितना कच्चा है कितना पक्का है। तो उनमें किन लोगों में आप संभावनाएं देखते हैं और किनको आप पसंद करते हैं? अगर पहले की पीढ़ी में, हमसे पहले की भी पीढ़ी में, यानी कि काशीनाथ सिंह, रेण, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और रविंद्र कालिया, अमरकांत, शेखर जोशी, मार्कंडे वगैरह की पीढ़ी की गिनती करिए कितने लेखक टॉप के हुए हैं, नामी हुए हैं, गिने जाने लायक हैं। अगर उनकी संख्या 50 है तो आज के टॉप के लिखने वाले 30 वर्ष के अराउंड के उम्र वाले कम से कम 100 से ज्यादा। सबके पास 2-4 कहानियां हैं। तो इसलिए इन्हीं में से कुछ लोग जो भी रंगरूट वाली लाइन में सबसे आगे हैं, अंत तक जो चलते रहेंगे तो ज्यादा कुछ दे करके जाएंगे। जो पहले वाली पीढ़ी जितना दी उससे ज्यादा ये दे सकते हैं, इनका एक्सपोजर ज्यादा है, ये दुनिया को ज्यादा नजदीक से देख रहे हैं। अब इंटरनेट आ गया है और बहुत सी चीजें आ गई हैं, गूगल आ गया है, अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं, अपने अनुभव बढ़ा सकते हैं। तो ये अगर डेडिकेटेड रहे लेखन के प्रति तो पहले से ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि टैलेंट बहुत है इनमें। छोटा बच्चा जो आज पैदा हो रहा है ये 5 साल में उतना जान ले रहा है जितना 15 साल का हम लोगों के समय का बच्चा नहीं जानता था। नाक पोंछना नहीं जानता था, मुंह धोना नहीं जानता था, माँ काजल लगा देती थी तो लगा देती थी, उसको भी मींचते मींचते स्कूल पहुंचता था, सारा मुंह काला हुआ रहता था, इतना उसको सेंस नहीं था। आज का बच्चा तो कहीं जाना भी होता है तो कहता है कि मैं ये ट्राउजर पहनूंगा, वो पहनूंगा। तो आज की पीढ़ी बहुत टैलेंटेड है, बस मेहनत वो करे। मेहनत करने की आदत चूंकि धीरे धीरे अगली पीढ़ियों में कम होती जाती है, तो मेहनत करेगी तो ज्यादा कर जाएगी पिछली पीढ़ी से। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं, क्या कुछ लिख रहे हैं? एक मेरा उपन्यास
जिसको मैंने बताया ना, वो संतोषी काका जो हमें 6 साल की उम्र में मिले थे, एक और हमें 20 साल की उम्र में मिले थे, एक हमारे पात्र, एक और अभी 20 साल पहले मिले थे। इन सब की चर्चा मैंने अपने सृजन के रसायन में किया है। सृजन का रसायन किताब मैंने इसलिए लिखा था कि मुझे लगता है मैं कई बार बीमार पड़ा, हॉस्पिटलाइज हुआ, और मुझे लगता था कि बस साल 2 साल का मेहमान हूं, और मैं जो सोचा था वो बिना लिखे चला जाऊंगा, जैसे रावण ने स्वर्ग की सीढ़ी बनाने की कल्पना की थी और चला गया, सीता का हरण करके उसी लफड़े में पड़ गया और चला गया। तो ऐसे ही मैं भी नौकरी चाकरी के लफड़े में पड़ा हूं, एक दिन आंख बंद हो जाएगी और ये सब छूट जाएगा। संयोग से ऐसा नहीं हुआ, तो रिटायर होते ही मैंने उसको पकड़ लिया, उपन्यास को, क्योंकि बहुत पहले से चीजें थी, उनको वर्तमान संदर्भ में लाना था, उसी हिसाब से चीजों को गढ़ना था, अनुभव थे, संवाद थे, घटनाएं थी, दृष्टि थी, तो उसी पर मैं पिछले समझिए कि 16 से लेकर, पहले तो वो किताब लिख दिया सृजन का रसायन, वो 2014 में छप गई, 13 में लिख के दे दिया। हमने कहा पहले इसको कर दें, अगर जिंदगी बचती है तो मैं बड़ा उपन्यास लिखूंगा, तो उसी में मैं 2016 से लगा हूं, और एक बार वो हो गया है। अब रंगाई पुताई उसकी होनी बाकी है, 2-4 महीना और लगेगा। तो मुझे लगता है अगर मैं बीच में भी चला गया तो जो मित्र लोग हैं वो उसको संपादित करके अब छपने के लिए दे देंगे, और अगर 4-5 महीना और मिल गया तब तो मैं ही दे दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इसी 31 तारीख को एक सम्मान भी मिल रहा है श्रीलाल शुक्ल जी की स्मृति में, बड़ा सम्मान है, उसकी भी शुभकामनाएं। हमसे बातचीत किया आपने, खुशी हुई, बहुत बहुत आभार आपका। अगर कुछ और कहना चाहते हैं आप तो कह सकते हैं। आज गणतंत्र दिवस का उत्सव है और यह एक महान समय है, अवसर है भारतीय लोकतंत्र के लिए और हमारी जनता के लिए। मैं क्या कहूंगा, लेकिन अगर कुछ कहना ही हो तो यही कहूंगा कि हमें बहुत ही सुव्यवस्थित, बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही उदात्त संविधान मिला है। छोटे छोटे स्वार्थों को नजरअंदाज करके हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। हमारे यहाँ जब ये कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, जब हमारे यहाँ ये कहा गया है कि अपने गांव के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ दो, देश के लिए गांव का स्वार्थ छोड़ दो, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे महर्षि लोग कह गए हैं, तो किसके लिए कह गए हैं? इतनी अच्छी बातें दूसरी जगह के लोगों ने, पुरखों ने नहीं कही, अब वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो ज्यादा अच्छे हो जा रहे हैं, और हम इतना ज्ञान, इतना बोझा, इतना उपदेश अपनी खोपड़ी पर लादे हुए हैं, और करंट में भी मेरे पास संविधान जैसा मार्गदर्शक है, तो भी आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। कोई भी आदमी जो आज इस पृथ्वी पर है अगली शताब्दी में तो नहीं रहेगा, सन्नाटा रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। तो किस लिए भाई तुम उधम मचाए हो? किस लिए समाज का सत्यानाश करने पर तुले हो? किस लिए परपीड़क बने हुए हो? तो संविधान की मूल भावना के अनुसार सबको चाहिए कि सब कर हित हो, जिसमें किसी का हिस्सा नोच कर, किसी का हिस्सा छीन कर, किसी को लात मार कर, किसी को कंधे को सीढ़ी बनाकर क्यों कूदे चले जा रहे हो? जहां जितना ऊपर कूदोगे नीचे गिरोगे तो उसी उतना ही चकनाचूर होगे। इस बात को हम लोग जितनी जल्दी समझ लें और अपने संविधान सम्मत ढंग से अपने देश को आगे ले चलने में प्रवृत्त हो जाएं, उतना ही अच्छा है। यही सद्बुद्धि हम सब में आए। आज के 26 जनवरी के दिन मैं यही कामना कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों और श्रोताओं का भी धन्यवाद। अगले बुधवार मैं एक बार फिर ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ आपसे मुखातिब होऊंगा। गणतंत्र दिवस की फिर बहुत सारी शुभकामनाएं। शिवमूर्ति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं और दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य तक देखते रहें। नमस्कार। नमस्कार, और आपका भी, सारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
कि वह जुड़े और आपने हमें अपनी बात कहने का अवसर दिया। इससे मैं खुद को कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ। आगे भी जब अवसर आएगा तो हम लोग जुड़ेंगे, इसी कामना के साथ। नमस्कार।